स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है 10 वर्षीय संचय जमा योजना 10 ईयर्स एन्युइटी टाइम डिपॉजिट स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें ये वो स्कीम होती है जिसके थ्रू जो आपकी जो डाक पोस्ट ऑफिस होता है सेविंग अकाउंट उसका ही एक पार्ट होता है, क्योंकि कुछ पंचवर्षीय प्लानिंग होती है, कुछ आपकी 10 वर्षीय प्लानिंग होती है। जैसे कि मैंने पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताया था, ऐसे ही आपको 10 ईयर्स वाली टाइम डिपॉजिट जो स्कीम होती है उसके बारे में बताया जाएगा। ये क्या होती है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो जनता होती है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे कि जनता में अल्प बचत प्रोत्साहित करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत यदि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी 10 वर्षों तक नियमित रूप से जमा करता है तो 10 वर्ष पश्चात उसके पास इतनी पूंजी इकट्ठी हो जाती है कि वो दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति कर सके। दैट मीन्स क्या होता है, मतलब जनता के पास जब वो छोटी छोटी बचत करती है, मतलब आप सेविंग करते हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें जो आपके पास जो शेष पैसे बचते हैं तो वो आपकी सेविंग कहलाती है। आपके पास कोई, जैसे कि आपके पास खर्च है, घर खर्च होता है, आपको एक अमाउंट दिया जाता है, आप उस अमाउंट को घर खर्च के बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है तो वो एक आपका शेष जो बचते हैं उसको दिया जाता है। तो जो जनता होती है वो जो छोटी छोटी सेविंग करती है उसके लिए प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना, यह एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना प्लानिंग होती है जो व्यक्ति सेविंग के थ्रू करता है। और इसी के ही अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा थोड़ा भी, मतलब थोड़ी थोड़ी सेविंग भी करता है तो वो 10 वर्षों तक नियमित रूप से जमा हो सकती है। मतलब आप जब थोड़ी थोड़ी सेविंग करोगे तो तब भी ये देखा जाएगा कि वो नियमित रूप से जमा की जा सकती है, क्योंकि ये 10 वर्षों के पश्चात इसके पास इतनी पूंजी इकट्ठा हो जाती है। मतलब आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करोगे तो 10 वर्षों तक वो आपके जो पास जो मनी है, जो आपकी पूंजी होती है वो बहुत इकट्ठा हो जाती है। जो आप जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए वो इकट्ठा कर रहे हो या उसकी सेविंग कर रहे हो तो आप उसका उसमें यूज़ कर सकते हो। जो आपके जैसे कि लॉन्ग टर्म आपके गोल्स होते हैं, मतलब आपके जो दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं आप उसकी पूर्ति के लिए यूज़ करते हो। ये जैसे कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या जॉब में, या आपको कोई घर बनाना है, आवास निर्माण आपका, या शादी समारोह होता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो आप ये ऐसी जो लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए जो आप सेविंग करते हो तो वो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों में आ जाते हैं। बट इस जो यह जो योजना है, ये जो डाकघर योजना होती है, ये 1959 के बचतों के नियम पर नियंत्रित होता है। मतलब यह योजना जो डाकघर के थ्रू हुई थी, ये 1959 में जो आपकी जो सेविंग होती है उनके जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का एक तरीके का कंट्रोल हो जाता है। और जो 10 वर्षीय आपकी जो पूंजी होती है उसका आप इकट्ठा करके आप अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो या आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन होता है जब आप प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट आता है आपका इस योजना के अंतर्गत, मतलब जब आप 10 वर्षीय योजना करते हो तो इस योजना में कुछ अंतर आए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग अंतर्गत होते हैं इस प्लानिंग में। तो वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता है, ये सब इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, कोई भी व्यक्ति स्वयं के नाम पर अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर खाता खोल सकता है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, इसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी हो सकता है। कोई भी बंदा अपने खुद के नाम से भी खाता खुलवा सकता है, क्योंकि आपको पर्सनल खाता अकाउंट ओपन कराना है तो आप वो भी करा सकते हो। अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति होता है ना, तो उसके साथ आप जॉइंट खाता भी खुलवा सकते हो। इसमें ये कोई रूल नहीं है होता कि आप बस एक ही खाता ओपन करा सकते हो। तो आप जितने भी आपको लगे कि आप जॉइंट खाता ओपन करा सकते हो तो आप जॉइंट खाता ओपन करा लो। आप यदि आपको लगे कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट चाहिए होता है तो आप इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो।
देन नेक्स्ट आता है, सेकंड पॉइंट आता है 10 रुपये या उसके गुणांक से खाता शुरू किया जाता है। इतना ही राशि खातेदार के जो खातेदार होता है वो माह के अंत में तक निश्चित रूप से डाकघर में जमा करना पड़ते हैं। मतलब जो आप अकाउंट 10 रुपये का गुणनांक करते हो तो 100 रुपीज़ बनते हैं। 10 का जब आप गुणनांक करोगे 100 भी बनते हैं, या 1000 भी बनते हैं, 1000 भी होते हैं, या आप जो वो आप पे डिपेंड है कि आप उसका जब 10 का गुणनांक करोगे तो आप 100 से भी स्टार्ट अपना खाता ओपन करवा सकते हो, 1000 से भी खुलवा सकते हो, या आप 500 से भी खुलवा सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है आप खाते की शुरुआत कितने से करते हो। उतनी ही राशि आपके जो खाते में खातादार होता है, जो अकाउंट का व्यक्ति होता है, उसको वो हर महीने के लास्ट अंत तक सबमिट करनी होती है। इस सबमिट करने में वो क्या होता है, सबमिट करनी होती है जिससे कि डाकघर में जमा करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आप उसे इस मंथ नहीं तो अगले मंथ में, तो जितनी ही में आप अकाउंट खुलवाते हो उतने ही पर मंथ आपको जो आपकी ये होती है मनी उसको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर थर्ड है आपका अल्प बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के अतिरिक्त लाभांश भुगतान करने की व्यवस्था होती है। मतलब जो आप छोटी छोटी सेविंग करते हो उसके लिए जो प्रोत्साहित किया जाता है, उस योजना के उस प्लानिंग के अतिरिक्त आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसकी भी व्यवस्था की जाती है आपकी पोस्ट ऑफिस में, और उसके ही अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है, या आप ये भी बोल सकते हैं पूरी अवधि में जमा अधिकतम जो राशि होती है, एक निश्चित राशि होती है उसमें, जैसे कि एकांकी खाते होते हैं जो कि पर्सनल आप खाता बोल सकते हो, वो खाता भी होता है। एकांकी खाता भी जो एकांकी खाता होते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, वो 1,20,000 तक, या आप जो संयुक्त खाते में गिर सकते हो वो 2,40,000 रुपये भी आप डाल सकते हो, या आपके हो सकते हैं। जॉइंट खाते में 2,40,000 और पर्सनल खाते में आपके 1,20,000, तो ये भी आप एक तरीके के निश्चित कर सकते हो। देन आपका फिर नेक्स्ट ये आता है जो खातादार होता है, फिर आता है कि पूरी अवधि में जमा अधिकतम राशि की सीमा निश्चित होती है एकांकी खातों में या तथा संयुक्त खाते के रूप में। जहाँ पे एकांकी खाते में है तो उसकी 1,20,000 और जो संयुक्त खाते में है उसकी 2,40,000 होती है। फिफ्थ आता है आपके खातेदार आवश्यकता पड़ने पर, इसे कहते से जो खातेदार होते हैं, खातेदार आवश्यकता पड़ने में इस खाते में से अपनी कुल जमा राशि का 50 से 75% तक का ऋण भी ले सकते हैं। जो ये इसमें छूट गई लाइन, शायद ये लाइन थी इसमें, खातेदार जो आवश्यकता पड़ने पर खाते से अपनी जो कुल जमा राशि होती है तो इसका परसेंट आएगा 50 से 75% तक ऋण ले सकता है, क्योंकि इसका जो भुगतान होता है वो खाता धारक को ब्याज सहित करना पड़ता है। ऋण ली गई जो राशि होती है वो ब्याज की दर 2% से अधिक होती है, जबकि खातेदार को जो ऋण किस्तों पर उसको चुकाना पड़ता है। वो किस्त पे क्या करेगा, वो उस ऋण को चुकाता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है जो ये पूरी अवधि होती है मात्र 2 बार ऋण लिया जाता है। इस अवधि में क्या देखा जाता है, इस अवधि में मात्र 2 बार ही आप ऋण ले सकते हो, या आप 6 या 12 माह, यह जो धनराशि होती है वो अग्रिम जमा करने की कमीशन मिलता है। मतलब आप जब इसको सबमिट करते हो तो इसे एक कमीशन मिलता है। अगर कोई किसी कारणवश जमा करता 10 माह में यह किस्त जमा नहीं कर पाता तो उसे 1 प्रति रुपये सैकड़ा के हिसाब से दंड के रूप में भुगतान किया जाता है, और इस किस्त को जमा के टाइम उसको ये जो 1 रुपये सैकड़ा होता है वो उनको देना पड़ता है। या आपको जो आपका पर्सनल अकाउंट होता है उसका नामकरण की सुविधा होनी चाहिए कि उसका नामकरण कैसे होना चाहिए, या आपके जो अवधि होती है उसके पूरा होने पर खाताधार को जो 6.75% जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो जो उसको पूर्ण रूप से
मिलता है। और जो ये ब्याज दर होता है वो एक आर्थिक नीति के कारण समय समय पर चेंजेस आने लगते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो उनको दिया जाता है। तो ये भी एक तरीके का होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जो 10 वर्षीय खाता होता है आपका डिपॉजिट आप उसमें कर सकते हो।